सोचिए अमेरिका के न्यू जर्सी में जी। एक जज की कुर्सी पर बैठना, राज्य की पहली मुस्लिम महिला प्रशासनिक जज बनने का वो जो ऐतिहासिक क्षण है ना, बिल्कुल। मतलब सब कुछ एकदम नया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। लेकिन तभी इतिहास का एक पन्ना पलटता है और पता चलता है कि ये काम तो उस परिवार के लिए कोई नया है ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि आज से लगभग 5 या 6 पीढ़ियां पहले भारत के महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में उनके पूर्वज बिल्कुल यही काम कर रहे थे। वे एक काजी थे, यानी बिना किसी भेदभाव के फैसले सुनाने वाले न्यायिक अधिकारी। मतलब एक ही काम, लेकिन बीच में पीढ़ियों का फासला, विस्थापन का दर्द और महासागरों की दूरी। अरे वाह, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। एक ऐसा चक्र जो सदियों और महाद्वीपों को पार करके पूरा हुआ है। तो आज की इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो बहुत ही विविध है। हाँ, मैंने भी देखा, काफी अलग-अलग जगह से जानकारी जुटाई गई है। बिल्कुल। बिल्कुल, मतलब एक तरफ न्यू जर्सी के आधिकारिक राज्य नामांकन रिकॉर्ड और वेस्टर्न स्टेट कॉलेज ऑफ लॉ की प्रेस विज्ञप्ति है, तो दूसरी तरफ अमेरिकन बाजार और मिल्लत टाइम्स जैसी जो प्रवासी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो हैं। और इस स्टैक में एक बहुत ही अलग नजरिया भी शामिल है। वो यूट्यूब वाला वीडियो। हाँ, राजा बिस्वास के यूट्यूब चैनल से ली गई एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि लुब्ना काजी चौधरी एक जज बन गई हैं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कुवैत के खुशहाल बचपन से लेकर खाड़ी युद्ध के झटके और फिर न्यू जर्सी की अदालतों तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ। और साथ ही ये भी कि ये प्रशासनिक कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ असल में काम कैसे करता है। एकदम सही। और कैसे एक ही व्यक्ति की सफलता को अलग-अलग मीडिया द्वारा अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कहानी का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि जब हम किसी की वर्तमान उपलब्धि देखते हैं तो अक्सर उस नींव को नजरअंदाज कर देते हैं जिस पर वो इमारत खड़ी है। सही बात है। इस मामले में वो नींव बहुत गहरे विस्थापन और संघर्षों से बनी है। तो चलिए उसी नींव से शुरुआत करते हैं। स्रोतों के अनुसार अगर देखें तो लुब्ना का जन्म कुवैत में हुआ था। हाँ। उनके पिता इनायतुल्लाह काजी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जो अपना करियर बनाने के लिए मुंबई से कुवैत गए थे। परिवार की जड़ें मूल रूप से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र यानी रायगढ़ जिले के तला तालुका में थीं। तो कुवैत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सब सेटल था एकदम। बिल्कुल। लेकिन फिर 1990 आता है, खाड़ी युद्ध, इराक का कुवैत पर हमला। और वो एक ऐसा मोड़ था जिसने सिर्फ एक देश का नक्शा नहीं बदला बल्कि लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। देखिए, लुब्ना और उनका परिवार उस समय स्कूल की छुट्टियों पर अमेरिका गए हुए थे और रातों रात जिस देश को वे अपना घर मानते थे वो युद्ध की चपेट में आ गया। सब कुछ खत्म। हाँ, उनका सारा स्थापित जीवन, उनकी संपत्तियां, उनकी सुरक्षा, सब कुछ कुवैत में ही छूट गया। वे अमेरिका में एक तरह से फंस गए या कहें अविस्थापित हो गए और उनके पास सिर्फ एक सूटकेस था। सोचिए, सिर्फ एक सूटकेस। मुझे हमेशा ये लगता है कि जब कोई अचानक इस तरह अपना सब कुछ खो देता है ना, तो ये किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पूरी तरह क्रैश हो जाने जैसा होता है। हाँ, ये बहुत अच्छी उपमा है। आपको एक नई जगह पर बिना किसी बैकअप के एकदम खरोंच से अपना पूरा सिस्टम फिर से लिखना पड़ता है। ये उपमा यहाँ बहुत सटीक बैठती है। देखिए, जब राज्य व्यवस्था चरमरा जाती है, जैसा कि कुवैत के मामले में हुआ, तो सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा और उनके अधिकार छीन जाते हैं। बिल्कुल। एक बच्चे के रूप में जब कोई ये देखता है कि कैसे रातों रात व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और इंसान कितना असहाय हो सकता है, तो ये मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालता है। तो क्या इसका असर उनके करियर पर भी दिखा? हाँ, बिल्कुल। लुब्ना ने कैलिफोर्निया में अपनी शिक्षा पूरी की, यूसी इरविन से क्रिमिनोलॉजी पढ़ी और 2005 में वेस्टर्न स्टेट कॉलेज ऑफ लॉ से लॉ की डिग्री हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में अमेरिकी शिक्षा विभाग के नागरिक अधिकारी कार्यालय और न्यू जर्सी के नागरिक अधिकार प्रभाग में काम करना चुना। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था? मतलब जब किसी ने खुद विस्थापन झेला हो और सिस्टम को फेल होते देखा हो, तो शायद उसके भीतर एक ऐसी व्यवस्था बनाने या उसकी रक्षा करने की स्वाभाविक लालसा पैदा होती है जो लोगों के अधिकार ना छीनने दे। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई अराजकता का शिकार होता है तो वो अक्सर अपने भविष्य में स्थिरता और न्याय की तलाश करता है। मेक सेंस। नागरिक अधिकार यानी सिविल राइट्स के क्षेत्र में काम करना
सीधे तौर पर उस शक्तिहीनता का जवाब है जो विस्थापन के दौरान महसूस होती है। ये राज्य की सत्ता को जवाबदेह बनाने का एक तरीका है, ताकि किसी और को उस तरह की बेबसी का सामना न करना पड़े। तो अब इसी विचार को उनके वर्तमान पद से जोड़ते हैं। जनवरी 2026 में गवर्नर फिल मर्फी ने उन्हें नामित किया और न्यू जर्सी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रेचल वेना एप्टर ने उन्हें शपथ दिलाई। हाँ। उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली और न्यू जर्सी की पहली मुस्लिम महिला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज यानी ALJ बनी। अब यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है और शायद सुनने वालों को भी होगी। किस बारे में? जब हम जज शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत एक बड़ी सी अदालत, पुलिस, क्रिमिनल केस और वो लकड़ी का हथौड़ा पीटने वाला दृश्य आता है। हाँ, टीवी और फिल्मों वाला दृश्य। बिल्कुल। तो फिर ये प्रशासनिक जज असल में करते क्या है? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। लोग सोचते हैं कि कानून का मतलब सिर्फ अपराध और सजा है, लेकिन प्रशासनिक कानून असल में कहीं ज्यादा जटिल है और सच कहूं तो आम लोगों के जीवन को कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। अच्छा, वो कैसे? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज यानी ALJ उन अदालतों में बैठते हैं जहां नागरिक का सीधा विवाद राज्य की एजेंसियों या सरकारी विभागों से होता है। क्या इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण मिल सकता है? मतलब एक आम इंसान इस अदालत तक कैसे पहुंचता है? मान लीजिए कि कोई छोटा व्यापारी है और राज्य के किसी विभाग ने किसी तकनीकी नियम का हवाला देकर उसका बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके। या फिर कोई विकलांग व्यक्ति है जिसे राज्य से मिलने वाले सार्वजनिक लाभ या पेंशन अचानक बंद कर दिए गए हैं। ऐसे मामलों में पुलिस या क्रिमिनल कोर्ट नहीं आते। पीड़ित व्यक्ति सरकारी एजेंसी के फैसले को चुनौती देने के लिए प्रशासनिक अदालत में जाता है। तो वहां जज क्या करता है? वहां ALJ यह तय करता है कि क्या सरकारी विभाग ने नियमों का सही पालन किया है या उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। ओह, तो ये एक तरह से सरकार और नागरिक के बीच का बफर जोन है। बिल्कुल। अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट का जज है तो वो ये तय करता है कि नागरिक ने नियम तोड़ा है या नहीं, लेकिन एक प्रशासनिक जज ये तय करता है कि खुद सरकार या सिस्टम ने नियम तोड़ा है या नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो मुझे सरकारी मशीनरी का अदृश्य मैकेनिक होने जैसा लगता है। मतलब कोई हाई प्रोफाइल टीवी वाले केस नहीं, लेकिन असली सत्ता को नियंत्रण में रखने का काम। सटीक बात। ये बेहद तकनीकी काम है। इसके लिए कानून के उन हजारों पन्नों की बारीक समझ चाहिए जो सरकारी एजेंसियों को चलाते हैं। यहाँ जज को अत्यधिक निष्पक्ष होना पड़ता है क्योंकि वो उसी राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ फैसले सुना सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, और यहीं पर वो ऐतिहासिक संयोग वापस आता है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, काजी की भूमिका। हाँ, वो 5 पीढ़ियों पुराना इतिहास। पारंपरिक इस्लामी और भारतीय इतिहास में, विशेषकर कोंकण क्षेत्र में जहां से उनका परिवार आता है, काजी सिर्फ धार्मिक नेता नहीं होते थे। तो उनका असल काम क्या था? वे नादिर प्रशासक और न्यायिक अधिकारी होते थे जो स्थानीय विवादों को सुलझाते थे, संपत्ति के मामलों को देखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि समाज में नियम कायदे बने रहें। एक तरह से वे उस समय के प्रशासनिक जज ही थे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है ना? लुबना का आधुनिक अमेरिकी न्याय प्रणाली में एक ALJ बनना उसी पुरानी विरासत का एक बहुत ही आधुनिक, तकनीकी और लोकतांत्रिक रूप है। ये चक्रवाती इतिहास सच में अद्भुत है। अब इस भूमिका को निभाने के लिए उनके पास एक और बहुत मजबूत हथियार है जिसका जिक्र हमारे स्रोत करते हैं। भाषाओं का ज्ञान। हाँ, उन्हें बार बार एक ब्रिज बिल्डर यानी पुल बनाने वाली के रूप में वर्णित किया गया है। वे अंग्रेजी के अलावा उर्दू, हिंदी और कोंकणी में धारा प्रवाह हैं और अरबी का भी ज्ञान रखती हैं। और वो अपने बच्चों को भी घर पे उर्दू और अरबी सिखाती हैं। शिक्षा और संस्कृति का ये मेल उनके परिवार में बहुत गहरा है। लेकिन कानून जैसी सख्त चीज में इतनी भाषाओं का आना मुझे ये मास्टर चाबियों के एक गुच्छे जैसा लगता है। ये मास्टर चाबियों वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर न्यू जर्सी जैसे राज्य में। न्यू जर्सी अमेरिका के सबसे विविधतापूर्ण राज्यों में से एक है। हाँ, वहाँ बहुत अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। बिल्कुल, वहाँ दुनिया भर से आए प्रवासी रहते हैं। अब वापस उस प्रशासनिक अदालत वाले उदाहरण पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना लाइसेंस या पेंशन बचाने के लिए अदालत आता है तो वह पहले से ही बहुत तनाव में होता है। और अगर उसकी पहली भाषा अंग्रेजी नहीं है तो वो पूरी कानूनी प्रक्रिया एक डरावने विदेशी चक्रव्यूह की तरह लग सकती है। एकदम। जब अदालत के सामने बैठा व्यक्ति यानी जज उस नागरिक की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझता है या कम से कम उस दर्द और हिचकिचाहट को महसूस कर सकता है जो एक प्रवासी होने के नाते आती है, तो इसे हम कल्चरल एम्पैथी या सांस्कृतिक सहानुभूति कहते हैं। और ये बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा,
ये कोई अतिरिक्त बोनस खूबी नहीं है, बल्कि न्याय प्रक्रिया की एक बुनियादी आवश्यकता है। जब जज बहुभाषी होता है तो वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहा होता, वो अदालत में जनता का विश्वास कायम कर रहा होता है। ये उस डरावने चक्रव्यूह को एक मानवीय रूप देता है। सही कहा। ये बात बहुत स्पष्ट करती है कि क्यों उनकी नियुक्ति केवल विविधता के लिए एक बॉक्स टिक करना नहीं है, बल्कि सिस्टम की कार्यक्षमता बढ़ाने का तरीका है। हाँ, वैसे स्रोतों ने एक छोटी सी बारीकी भी स्पष्ट की है कि हालांकि वे न्यू जर्सी में पहली मुस्लिम महिला प्रशासनिक कानून न्यायाधीश हैं, लेकिन पारंपरिक न्यायपालिका यानी सुपीरियर कोर्ट में अन्य मुस्लिम महिलाओं ने पहले भी काम किया है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी अंतर है जो ये दर्शाता है कि अब प्रतिनिधित्व न्यायपालिका के हर स्तर और हर प्रकार की अदालत में पहुंच रहा है। तो अब हम इस चर्चा के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो मीडिया और समाज के नजरिए को उजागर करता है। देखिए, किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी कभी भी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रह जाती। लोग अपने हिसाब से कहानियां बना लेते हैं। बिल्कुल, लोग उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं और हमारे स्रोत इस बात का एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा विरोधाभासी चित्र पेश करते हैं। जब भी कोई ऐसी ऐतिहासिक नियुक्ति होती है तो उसे अलग-अलग चश्मों से देखा जाना बहुत स्वाभाविक है। स्रोतों पर नजर डालें तो एक तरफ अमेरिकन बाजार और मिलेट टाइम्स जैसे प्रवासी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। उनका नजरिया बहुत सीधा है। वे इस खबर को अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, विविधता की जीत और एक प्रवासी की कड़ी मेहनत के फल के रूप में रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके लिए यह एक जश्न का क्षण है। हाँ, जो ये बताता है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली में उनके समुदाय की जगह बन रही है। सोशल मीडिया पर इस खबर को बिल्कुल अलग रंग दिया जा रहा है। आप राजा विश्वास के वीडियो की बात कर रही हैं? हाँ, हमारे स्रोतों में राजा बिस्वास का YouTube वीडियो भी शामिल है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे न्यू जर्सी के एक तकनीकी कानूनी पद की खबर का इस्तेमाल भारत की राजनीति पर तीखा तंज कसने के लिए किया गया। हम स्पष्ट कर दें कि हम यहाँ किसी राजनीतिक पक्ष या उन शब्दों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं कि खबर को कैसे मोड़ा जाता है। इस विश्लेषण में ये समझना जरूरी है कि मूल स्रोत यानी उस वीडियो का मुख्य तर्क क्या है और वह किन विषयों को छूता है। तो स्रोत के अनुसार वीडियो में लुबना की सफलता का उदाहरण देकर ये दावा किया गया है कि भारत में वर्तमान में पहचान पहले और योग्यता बाद में देखी जाती है। ओके। वीडियो अमेरिका के मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता तंत्र की तारीफ करता है और भारत की तुलना एक ऐसे समाज से करता है जहां भीड़ तंत्र या मॉब जस्टिस हावी है। उन्होंने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहुत कड़े। वीडियो में धार्मिक कट्टरता और अंधभक्त या गोबर भक्त जैसे बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तर्क ये दिया गया है कि अमेरिका ने एक मुस्लिम महिला की योग्यता देखी और उसे संविधान की रक्षा का काम दिया, जबकि अगर वो भारत में होती तो शायद उनकी प्रतिभा भीड़ के शोर और वर्तमान राजनीतिक माहौल में दब जाती। मतलब उन्होंने सीधा सीधा सिस्टम पर सवाल उठाया है। हाँ, वीडियो इस बात पर जोर देता है कि महान देश कानून और संविधान से चलते हैं, नारों से नहीं। देखिए, ये मानव मनोविज्ञान और मीडिया के प्रभाव का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। यहाँ लुबना काजी चौधरी नाम का एक व्यक्ति अब एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गई है। समाज अक्सर सफल व्यक्तियों की कहानियों को एक खाली कैनवस की तरह इस्तेमाल करता है। एक ऐसा कैनवस जिस पर हर कोई अपनी खुद की राजनीतिक कुंठाएं, चिंताएं या अपने आदर्शों को रंग देता है। बिल्कुल। जो कहानी प्रवासी मीडिया के लिए गर्व और स्वीकार्यता का प्रतीक है, वही कहानी उस YouTube टिप्पणीकार के लिए अपने ही देश की व्यवस्था और नीतियों की आलोचना करने का एक हथियार बन जाती है। ये बात तो है। यह दिखाता है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी खबर स्थानीय नहीं रह गई है। न्यू जर्सी की एक प्रशासनिक अदालत की नियुक्ति भारत के राजनीतिक विमर्श में एक तर्क के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ये सच में चौंकाने वाला विरोधाभास है। मतलब एक जज का काम होता है तथ्यों को भावनाओं और शोर शराबे से अलग करना, एकदम तकनीकी और निष्पक्ष रहना। हाँ। और उसी जज की नियुक्ति की खबर का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने और राजनीतिक शोर मचाने के लिए किया जा रहा है। यह इस बात का सबूत है कि हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां सूचना केवल जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि अक्सर एक दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए दी जाती है। तो इन सभी बिंदुओं को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। ये चर्चा केवल न्यू जर्सी में एक नई प्रशासनिक कानून न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत कुवैत के युद्ध से हुए विस्थापन से होती है।
ये उस दर्द की कहानी है जो एक व्यक्ति को नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। और उन तकनीकी और अदृश्य अदालतों की कहानी है जो आम इंसान को सरकारी ताकत से बचाती हैं। एकदम सही। और अंततः ये उस मीडिया डायनामिक्स की कहानी है जो एक व्यक्ति की मेहनत को एक वैश्विक राजनीतिक बहस के प्रतीक में बदल देती है। जब हम इस तरह से विभिन्न स्रोतों को एक साथ पढ़ते हैं ना, तो सूचना के अतिभार या इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस दौर में हमें यह समझ आता है कि सतही सुर्खियों के पीछे हमेशा कई परतें होती हैं। आज की दुनिया में असली चुनौती ये जानना नहीं है कि कौन जज बना। चुनौती ये समझना है कि वो व्यक्ति किस व्यवस्था का हिस्सा बना है, उसका इतिहास क्या है और उस खबर को हम तक कैसे और क्यों पहुंचाया जा रहा है। और शायद यही कारण है कि हमें हर खबर को केवल स्वीकार करने के बजाय उसे डिकोड करने की आदत डालनी चाहिए। तो आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार है जो शायद बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दे। हमने बात की थी उनके पूर्वजों की, जो पीढ़ियों पहले भारत में काजी हुआ करते थे। हाँ, वो पुराना इतिहास। और कैसे आज महासागरों को पार करने के बाद एक बिल्कुल अलग देश, अलग भाषा और अलग कानूनी प्रणाली में वही पेशा फिर से उभर कर सामने आ गया, जो कि एक बेहद दुर्लभ और रहस्यमयी संयोग प्रतीत होता है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या ये संभव है कि आज हम अपने जीवन में, अपने करियर में जो विकल्प चुन रहे हैं, चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई शौक हो या न्याय के लिए कोई लड़ाई हो, वे विकल्प पूरी तरह से हमारे अपने नहीं हैं? मतलब क्या हम किसी और चीज से संचालित हो रहे हैं? हाँ, क्या ये हो सकता है कि अनजाने में ही सही हम अपने पूर्वजों के भुला दिए गए इतिहास, उनके अधूरे कार्यों या उनकी पुरानी नियति से संचालित हो रहे हों? ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या हमारे भीतर कोई ऐसा अदृश्य धागा है जो पीढ़ियों के दूरी के बावजूद हमें उसी काम की ओर खींच ले जाता है जो हमारे पूर्वज सदियों पहले छोड़ गए थे? सुनने वालों के लिए ये विचार निश्चित रूप से अपनी खुद की जड़ों और अपने विकल्पों को एक नए नजरिए से देखने का कारण बन सकता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।